EFM पेपर है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मांग की लोच। मांग की लोच इसका आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे मांग की आय लोच और इसके साथ साथ मांग की तिरछी लोच एवं विज्ञापन और मांग की लोच। मांग की आय लोच, इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से उसकी किसी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होते हैं उसे मांग की आय लोच के नाम से पुकारते हैं। किसी भी उपभोक्ता की जब हम आय लोच को ज्ञात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि अन्य बातें जो मांग में परिवर्तन लाती हैं उनको हम फिक्स मान लेते हैं, जैसे उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, वस्तु के मूल्य, संबंधित वस्तु के मूल्य, सभी को हम स्थिर मान लेते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मांग की आय लोच से यह स्पष्ट होता है कि अन्य सभी बातें स्थिर रहने पर केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में क्या परिवर्तन होता है उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह क्या है कि अन्य सभी फैक्टर फिक्स रहेंगे, केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा और आय में परिवर्तन होने से मांग में क्या परिवर्तन होगा और इसको हम यदि मापेंगे तो इसे हम मांग की आय लोच कहेंगे। इसको हम सूत्र रूप में इस प्रकार देख सकते हैं कि मांग की आय लोच इज इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की आय लोच भी अनेक प्रकार की होती है। तो मांग की आय लोच में कौन कौन से प्रकार हैं? टाइप्स ऑफ इनकम एलास्टिसिटी। इसमें फर्स्ट है मांग की शून्य आय लोच, जीरो इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, शून्य आय लोच। जब एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर भी उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता उसको हम मांग की आय लोच शून्य कहेंगे। यहाँ पर उसकी आय में परिवर्तन है लेकिन उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं है तो उसे हम मांग की शून्य आय लोच कहेंगे। दूसरा इसका टाइप है मांग की ऋणात्मक आय लोच, नेगेटिव इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है? इसमें जब उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ उसके द्वारा वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्रा में यदि कमी होती है तो उसे हम उस वस्तु की मांग की आय लोच ऋणात्मक कहेंगे। ये ऐसा कुछ स्पेशल जो वस्तुएं जैसे कि जितनी भी इंफीरियर गुड्स हैं या जो गिफिन गुड्स हैं उनके संदर्भ में हमेशा जो आय लोच है वो ऋणात्मक होती है। तीसरा इसका टाइप है मांग की इकाई आय लोच, यूनिटरी इनकम एलास्टिसिटी। ये इसमें क्या होगा? इसमें जब किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि अथवा कमी के अनुपात में ही यदि मांग बढ़ती या घटती है तो इसे हम मांग की इकाई आय लोच कहते हैं। मान लीजिए उदाहरण के रूप में यदि उपभोक्ता की आय में 10% वृद्धि हुई और वस्तु की मांग में भी यदि 10% की वृद्धि हो जाएगी तो यह मांग की इकाई आय लोच कहलाएगी। फोर्थ इसका टाइप्स है जिसमें मांग की इकाई से कम आय लोच, इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इसमें जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तु विशेष पर पहले की तुलना में अपनी आय का कम अनुपात व्यय करता है तो आय की मांग की लोच इकाई से कम होगी। और यह कौन सी वस्तु में होता है? प्राय जो आवश्यकताओं की वस्तुओं हैं उनके संदर्भ में इस तरह की लोच देखने को मिलती है। पांचवा इसका जो प्रकार है वो है मांग की इकाई से अधिक आय लोच, इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग वस्तु पर व्यय करता है तो मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है। इसे हमने ऊपर वाले सभी डायग्राम में बता रखा है, पांचों कैटेगरी को, कि किस तरह से मांग की आय लोच को हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मांग की तिरछी लोच, क्रॉस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले तो हमें तिरछी मांग का पता होना चाहिए कि जब किसी एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है
तो हमें इसे तिरछी मांग कहते हैं। और यहाँ हम पढ़ेंगे मांग की तिरछी लोच कि कुछ वस्तुओं की मांग स्वयं के मूल्य स्थिर रहने पर दूसरे उससे संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में परिवर्तन होने से यदि प्रभावित हो जाती हैं तो उसे हम मांग की तिरछी लोच कहते हैं। संबंधित वस्तुएं दो तरह की हो सकती हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होंगे? जब यदि एक वस्तु के स्थान पर हम कोई अन्य वस्तु प्रयोग कर सकते हैं तो ऐसी वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएगी। उदाहरण के लिए हम चाय के स्थान पर यदि कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं तो जो कॉफी है वो चाय का सब्स्टिट्यूट होती है। और जब किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की भी मांग बढ़ जाती है। जब दो या अधिक वस्तुएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं तो ऐसी वस्तुएं पूरक कहलाती हैं। और जितनी भी पूरक वस्तुएं हैं उनकी मांग एक ही दिशा में परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कार की मांग बढ़ रही है तो कार की मांग बढ़ने के साथ साथ पेट्रोल की भी मांग बढ़ेगी और कार की मांग कम होने पर पेट्रोल की मांग भी कम होगी। और हम इस मांग की जो स्थापना लोच है उसका माप हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। इसमें जो मांग की जो तिरछी लोच है उसके संबंध में और भी कई बातें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये कौन कौन सी तरह की हो सकती हैं। ये हो सकती हैं धनात्मक तिरछी लोच हो सकती है, पॉजिटिव क्रॉस एलास्टिसिटी। ये ऋणात्मक तिरछी लोच हो सकती है और शून्य तिरछी लोच हो सकती है। तो सबसे पहले है इसमें धनात्मक तिरछी लोच या पॉजिटिव क्रॉस एलास्टिसिटी। धनात्मक जैसे कि इसके नाम से क्लियर है कि यदि एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु के मूल्यों के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से उसी दिशा में परिवर्तित होती है तो ए तथा बी दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। ऐसी स्थिति में ए वस्तु की मांग बी वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होने पर बढ़ेगी और बी वस्तुओं के मूल्य होने पर में कमी होने पर घटेगी। तो इस धनात्मक तिरछी लोच को हमने इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में DD1 वस्तु ए की मांग वक्र है जो बी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ ए वस्तु की बढ़ती मांग को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हमने ओ एक्स एक्सिस पर ए कमोडिटी की मात्रा ली है और ओ वाई एक्सिस पर हमने बी वस्तु का मूल्य लिया है। तो इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे बी वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे ए वस्तु की मांग बढ़ती हुई जाती है और इस तरह से DD1 वक्र बनता है। दूसरा है इसमें ऋणात्मक तिरछी लोच नेगेटिव क्रॉस एलास्टिसिटी। यदि तिरछी लोच ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु ए की मांग दूसरी वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन के विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है। तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुएं कैसी होंगी? ये दोनों वस्तुएं पूरक वस्तु होंगी। और यहाँ पूरक वस्तुओं में क्या होता है कि यहाँ मुख्य वस्तु के मूल्य बढ़ने पर दोनों वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तथा मुख्य वस्तु के मूल्य कम होने पर दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। और ऋणात्मक तिरछी लोच को हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर DD1 वस्तु का मांग वक्र है जो ये बता रहा है कि बी वस्तु का मूल्य कम होने पर ए वस्तु की मांग बढ़ जाती है और बी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर ए वस्तु की मांग घट जाती है। तीसरा कैटेगरी है इसमें जीरो क्रॉस एलास्टिसिटी, शून्य तिरछी लोच। यदि तिरछी लोच शून्य है तो इसका मतलब है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, वे इंडिपेंडेंट वस्तुएं हैं, स्वतंत्र वस्तुएं हैं और ऐसी वस्तुएं न तो वे एक दूसरे की स्थानापन्न है और न ही एक दूसरे की पूरक है। और ऐसी स्थिति में एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में हमने ओ एक्स एक्सिस पर ए वस्तु की मात्रा ली है और ओ वाई एक्सिस पर हमने बी वस्तु का मूल्य लिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि DD1 वस्तु ए का मांग वक्र है जो वस्तु बी के मूल्यों में कमी अथवा वृद्धि होने पर भी कोई उसके पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये थी मांग की तिरछी लोच। नेक्स्ट है इसमें विज्ञापन एवं मांग की लोच, एडवर्टीजमेंट एंड एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम सब जानते हैं कि आज के युग में
वस्तुओं की मांग को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली जो हमारा साधन या उपाय वो है विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट। और विज्ञापन के संबंध में हम कई चीजें महसूस करते हैं, जैसा कि फर्स्ट, विज्ञापन के बगैर भी हालांकि हम वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा बेच सकते हैं, लेकिन यदि हम विज्ञापन करेंगे तो विज्ञापन करने से उस वस्तु की बिक्री की मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि विज्ञापन की मात्रा और बिक्री की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। अर्थात यदि विज्ञापन व्यय बढ़ेंगे तो बिक्री की मात्रा भी बढ़ती है। दूसरा जो तथ्य जो निकल कर आता है वो ये कि शुरू के अंदर क्या होता है कि शुरू में जैसे जैसे हम विज्ञापन व्यय बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विक्रय की मात्रा में उससे भी कहीं अनुपात में वृद्धि होती जाती है। और एक सीमा के बाद क्या होगा, एक सीमा के बाद जितना हम विज्ञापन व्यय बढ़ाएंगे विक्रय की मात्रा में अनुपात से कम वृद्धि होगी, और अंत में तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहां पर विज्ञापन व्यय में वृद्धि करने के बावजूद भी मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से विज्ञापन व्यय और बिक्री की मात्रा दोनों में प्रत्यक्ष संबंध होता है। हम मांग की विज्ञापन लोच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है। विक्रय में प्रतिशत परिवर्तन में यदि हम विज्ञापन व्यय में प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे देंगे तो हमारे पास में मांग की विज्ञापन लोच आ जाती है। मांग की विज्ञापन लोच को भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं, जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है उत्पादित वस्तु के बाजार विकास की स्थिति। सामान्यतः क्या होता है, जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि अभी उनका निर्माण हुआ है, वो नई वस्तु है मार्केट के लिए, तो ऐसी वस्तुओं की तो विज्ञापन लोच है वो बहुत अधिक होती है। लेकिन यदि वस्तु बहुत पुरानी है और बहुत सालों से वो वस्तु मार्केट में प्रचलन में है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी वस्तुओं की जो विज्ञापन लोच है वो बेलोचदार भी होगी और साथ ही साथ बहुत ही कम होती है। इसी के साथ साथ दूसरा है इसमें कि प्रतियोगियों के कार्य, बिजनेस के अंतर्गत कॉम्पिटिटर्स हमारे क्या काम कर रहे हैं इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि एक वस्तु के विज्ञापन करने पर यदि उसके प्रतियोगी भी विज्ञापन व्यय बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होगा कि विज्ञापन का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है इसमें विज्ञापन की मात्रा तथा किस्म। हम किसी वस्तु को प्रमोट करने के लिए किस तरह की का विज्ञापन कर रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी है और क्या उसकी मात्रा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इस पर भी विज्ञापन की लोच निर्भर करती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इसमें गैर विज्ञापन कारकों का प्रभाव। किसी भी वस्तु के बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन का तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ गैर विज्ञापन जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि वो कंज्यूमर की क्या इनकम है, वस्तुओं के क्या प्राइस हैं, डेवलपमेंट की क्या प्रवृत्ति है, इनका भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और लास्ट जो फैक्टर वो है इसमें समयांतर। सामान्यतः विज्ञापन व्यय का वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ने में हमेशा कुछ ना कुछ समय जरूर लगता है, और यह किसी वस्तु में कितना समय लगेगा इसका फॉरकास्टिंग करना बहुत कठिन होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो कि एक बार विज्ञापन करने से इसका अच्छा प्रभाव होता है और मार्केट में उसकी बिक्री बढ़ जाती है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें विज्ञापन करने के बाद में एक हमें वेट करना पड़ता है और उसका प्रभाव कुछ समय के बाद में निकल कर आता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि मांग की जो विज्ञापन लोच है उसको बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो प्रभावित करते हैं।